Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of October 2020. तो 14 अक्टूबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द टेम्स यूपीएससी चैनल ऑफ टेलीग्राम, दे कैन जस्ट सर्च टेम्स यूपीएससी इन द टेलीग्राम. टेम्स यूपीएससी आप सर्च कर लो टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल. और यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ. दिस इज़ द नेम ऑफ द चैनल, एग्जाम्स मेड सिंपल ऑफिशियल. जब आप उसको सर्च करेंगे, जैसे आज का जो ये नोट्स है वो सब हम सेंड कर दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्कशन भी होता है इस ग्रुप में. जो भी आपके डाउट्स हैं आपके क्लियर हो जाएंगे. सब प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं इसमें. देयर आर नियरली 5000 मेंबर्स इन दिस ग्रुप, सो यू कैन जॉइन दिस ग्रुप एंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आपस में आप सॉल्व कर सकते हैं. तो यू कैन जॉइन दिस ग्रुप, जस्ट सर्च टेम्स यूपीएससी इन योर टेलीग्राम. टेम्स यूपीएससी, टेम्स यूपीएससी विदाउट स्पेसेस आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना. और हमारी वेबसाइट का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया हूँ, तो आप वहाँ जा करके हिंदू, पीआईबी, एक्सप्रेस तीनों पढ़ सकते हैं जो भी हम डालते हैं. प्लस हमने एक सेक्शन बनाया है यूपीएससी विकीपीडिया नाम से. यूपीएससी पीडिया बोलते हैं उसको, यूपीएससी विकीपीडिया नहीं, यूपीएससी पीडिया. तो उसमें हमने कुछ टॉपिक्स डालने हैं GS 1, 2, 3, 4 रिलेटेड, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं जो भी है ना. और उसमें से एक क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में भी आया था, जो आप देख लेंगे उसमें. तो एक क्वेश्चन डायरेक्टली उसमें प्रीलिम्स से पूछा गया था, है ना. तो वो बहुत पहले हमने शायद पिछले अगस्त में डाला था वो टॉपिक, एंड दैट डायरेक्टली केम इन योर एग्जामिनेशन. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग ऑफिस वाज हेल्ड बाय द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट अंडर द मुगल्स. इनमें से कौन सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट था अंडर द मुगल्स. ऑप्शंस आर मुसद्दी, सेकंड इज मिराई बहार, सी इज़ तहवीलदार, या डी इज़ मुशरफ. इनमें से कौन था सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोर्ट अंडर द मुगल्स. सेकंड इज, इन द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स. इनमें से किस मुगल एम्परर के नाम पे द ईस्ट इंडिया कंपनी स्ट्रक द फर्स्ट कॉइन्स इन इंडिया. पहले कॉइन्स जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इनमें से किस मुगल एम्परर के नाम पे किए थे. ऑप्शन आर ए जहांगीर, बी फारूक शेर, सी मोहम्मद शाह, या डी जहंदर शाह. तो इनमें से किसके नाम पे सबसे पहले किया था. जहांगीर, फारूक शेर, मोहम्मद शाह या जहंदर शाह. Question number 3 is, which among the following is correct regarding the development in the field of music during the medieval India. म्यूजिक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संगीत रत्नाकर इज द अर्लीस्ट नोन ट्रिटाइस ऑन म्यूजिक कंपोज्ड ड्यूरिंग medieval पीरियड. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है राग दर्पण इज अ फेमस work of music which was translated into Persian during the reign of Muhammad bin Tughlaq. थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है सुल्तान हुसैन शाह शर्की ऑफ जौनपुर was great musician and patron of music who wrote a great book known as मन कौतूहल. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3 only. These are the 3 questions for you today. During the end of the video I will tell you the answers for these questions. Now let's start the news एनालिसिस पार्ट. फ्रेंड, पहली न्यूज़ जो आपको दिख रही होगी स्टेट में यहाँ पे फ्रंट पेज में, वो है इंडियाज इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3% इन दिस फिस्कल सेज IMF. अब IMF का कहना है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है लगभग 10.3% घटेगी. इट विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 10.3% दिस फिस्कल बाय IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा कहा है. तो आपको दिख रहा होगा, ये ग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन दिए हैं रिगार्डिंग द ब्रिक्स नेशन. मेन तो ब्रिक्स के साथ दिया है. तो इंडिया की 10.3% कॉन्ट्रैक्ट होगी, रशिया की ब्राज़ील की 5.8% कॉन्ट्रैक्ट होगी, रशिया की 4.1% कॉन्ट्रैक्ट होगी, चाइना की ग्रोथ होगी 1.9% की, एंड साउथ अफ्रीका 8% से कॉन्ट्रैक्ट होगी. तो आपको दिख रहा होगा कि केवल चाइना एक ऐसी कंट्री है जो कि ग्रो करेगी इन दिस पीरियड. अदरवाइज एवरी अदर नेशन ऑफ द ब्रिक्स विल हैव अ कॉन्ट्रैक्शन और डिक्लाइनेशन, है ना. डिक्लाइन ही कर रही. तो इंडिया डिक्लाइन करी सबसे ज़्यादा 10.3%, ब्राज़ील 5.8%, रशिया 4.1%, चाइना ग्रोथ होगी 1.9% की, साउथ अफ्रीका 8% से डिक्लाइन. ओवरऑल जो वर्ल्ड में डिक्लाइन होगा 2020 में वो 4.4% का होगा. 4.4% का डिक्लाइन होगा पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में. 2021 में ज़रूर ग्रोथ होगी, वो वर्ल्ड की ओवरऑल ग्रोथ 5.2% होगी, लेकिन जो वर्ल्ड है वो 2020 में डिक्लाइन करेगा बाय 4.4%. मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी विज़िट की थी इसकी, और उसमें भी उन्होंने पूरा ग्राफ दिया हुआ था.
तो अब हम थोड़ा सा आपको IMF के बारे में बता देते हैं, जो बेसिक्स हैं IMF का क्लियर कर देते हैं। IMF जो बना था वो 1944 में कंसीव हुआ था एट द यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। तो ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का पार्ट था, जब वर्ल्ड बैंक भी उसी चीज़ का हिस्सा था और आपका IMF भी उसी का था। तो वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों ही की अगर देन आप देखें तो इट वाज द यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ऑफ 1944, जो कि न्यू हैम्पशायर USA में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स के न्यू हैम्पशायर में हुई थी 1944 में यूनाइटेड नेशंस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। द 44 कंट्रीज इन अटेंडेंस शॉट टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उस समय 44 कंट्रीज थी जिन्होंने अटेंड की थी, एंड दे शॉट टू बिल्ड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड अवॉइड रिपीटिंग द कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशंस। जो बार बार कॉम्पिटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशंस थे, इन सबको अवॉइड करने के लिए और जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 में उससे फाइट करने के एक मैकेनिज्म को बनाने के लिए इन 44 कंट्रीज ने एग्री किया और तब जाकर के आपका IMF आया। देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कि IMF का जो प्राइमरी मिशन है दैट इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का जो आपका रुपया पैसा या जो भी डॉलर वॉलर या आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को ये मेंटेन करने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है ना। तो जो जैसे इंडिया का अगर आपसे पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर होगी तो इंडिया किसकी मदद लेगा, तो इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में ये आपके IMF की ही मदद लेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ देयर। तो ये आपको याद रखना कि प्राइमरी जो इसका मिशन है वो यही है कि उस समय आपका जो मेन एम था वो था कि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने का। अब देखो आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा कि जब 1944 में 44 नेशंस थे जो पार्टिसिपेट किए थे, तो क्या इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव था वहाँ पे, क्या इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे था या नहीं। तो यस, इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था CD देशमुख। आप सबको पता होगा ही वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर CD देशमुख, वो वहाँ पे गए हुए थे, ठीक है ना। सो ही विजिटेड देयर एंड वहाँ पे थे इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। CD देशमुख ही वॉज देयर इन द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। और बहुत सिलेक्टेड कंट्रीज थी जहाँ जिनको इनवाइट किया गया था, बट इट वॉज देयर एंड इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस ऑल। IMF के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स ये यहाँ पे लिखे दिए हैं मैंने, 1944 में IMF इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। टोटल अमाउंट द IMF इज एबल टू लेंड टू इट्स मेंबर कंट्रीज है $1 ट्रिलियन। मेंबर कंट्रीज टोटल 189 है। यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है कि 147 नेशनैलिटीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय स्टाफ, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग 189 मेंबर कंट्रीज़, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। बाकी 189 मेंबर कंट्रीज़ टोटल हैं। 189 मेंबर कंट्रीज़ 1944 में बना था, $1 ट्रिलियन के आसपास ये लेंड करता है। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग IMF, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ है वैंग ई स्लैम स्क्वाड, है ना। तो वैंग ई ने जो वहाँ के चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने कहा है कि जो आपका क्वाड ग्रुपिंग है दैट इज़ बिकमिंग अ इंडो पैसिफिक नेटो। तो उन्होंने जो टर्म यूज़ किया है वो यूज़ किया है इंडो पैसिफिक नेटो हैज़ बीन यूज। क्वाड ग्रुप तो आप सबको पता है कि इसके 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। 6 अक्टूबर की रिसेंटली इनकी मीटिंग्स हुई थी, उसके बाद बेसिकली ये सारी चीज़ें जो वो कहना शुरू किए हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसकी और डिटेल दे देता हूँ जो भी उन्होंने कहा है, जो ये है। तो चाइना है स्लैम्ड क्वाड, है ना। तो यहाँ पे नाटो के बारे में आपको पहले बताता हूँ। उन्होंने क्योंकि इंडो पैसिफिक नेटो बोल दिया ना, तो नेटो के बारे में बता देता हूँ आपको। तो नेटो इज स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। वैसे इसको जो अगर आप नेटो की वेबसाइट पे देखेंगे, अगर आपने कभी विजिट की हो, तो वो उसको पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस बोलते हैं। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस कहा जाता है इसको, पॉलिटिको मिलिट्री अलायंस, याद रखिएगा। तो नॉर्थ अटलांटिक अलायंस है, पॉलिटिको मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ का, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन कंट्रीज़ का अलायंस है। ये बना कब था? जब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी आई थी, 1949 में साइन हुई थी। 4 अप्रैल 1949 में इसको साइन किया गया था। सो दिस लेड टू द फाउंडेशन ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। अब नेटो कंस्टिट्यूट्स अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। अब नेटो के अंदर एक सिस्टम है कलेक्टिव डिफेंस का, मतलब कि एक मेंबर कंट्री दूसरी मेंबर कंट्री को कहती है भैया कि अगर आपको कुछ होगा, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना।
तो इस तरीके का सिस्टम चलता है वहाँ पे, कलेक्टिव डिफेंस का सिस्टम चलता है, ठीक है ना। वेयर बाय इट्स इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट एग्री टू म्यूचुअल डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक बाय एन एक्सटर्नल पार्टी। वही वाली बात है कि जब एक्सटर्नल पार्टी कोई अटैक करेगी तो ये म्यूचुअल डिफेंस के साथ उसको फेस करेंगे। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में लोकेटेड है। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम एंड द हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड ऑपरेशंस जो है वो मोन्स बेल्जियम में है। तो बेल्जियम के में ही इसके वो हैं। अब अगर आपसे कोई मेंबर पूछे कौन से मेंबर्स हैं नेटो के, तो ये नेटो की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने उठाए हैं। आप देख सकते हैं अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी जो है 1955 में बना, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनीग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है ना। तो ये इसकी 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। आप याद रखिएगा, दीज आर द 30 मेंबर कंट्रीज़। इंडिया मेंबर नहीं, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया तो मेंबर नहीं ही है, लेकिन वैसे भी यूपीएससी अगर पूछेगा तो थोड़ा सा घुमाने फिराने के हिसाब से वैसा पूछ लेगा कि इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है, इंडिया ये स्टेट है, वो स्टेट है, ऐसा घुमा करके कुछ भी बोलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। यू कैन मूव विद मी नाउ, आप मेरे साथ यहीं पे मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पॉल्यूटेंट्स, याद रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स के 8 पॉल्यूटेंट जो आपका सफ़र सिस्टम है और जो CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन 8 पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर करते रहें। तो ये 8 जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका NO2, दूसरा SO2, देन CO, O3, PM2.5, PM10, NH3, PB, 8 पॉल्यूटेंट्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, PM2.5, PM10, NH3 यानी कि अमोनिया, PB यानी कि लेड। तो दीज आर द 8 पॉल्यूटेंट्स अंडर द एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसके अलावा एक और होता है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसमें होते हैं 12 पॉल्यूटेंट। तो 8 तो उसके यही वाले पॉल्यूटेंट होते हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हैं। बाकी के 4 कौन से हैं वो आपको बताना है। जैसे बेंजीन पॉल्यूशन, इस बार क्वेश्चन आया था ना, तो बेंजीन उसका पॉल्यूटेंट है एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स में। तो आप अगर एक काम करना, मेरे को एक कंसेप्ट नोट्स बना कर देना, आप मुझे कंसेप्ट नोट बना करके मेल करना इन सारे 12 पॉल्यूटेंट्स के बारे में। ये 12 पॉल्यूटेंट्स कहाँ से आते हैं, इनका क्या सोर्स है और ये क्या करते हैं। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, प्लीज टेक इट सीरियसली। 12 के 12 पॉल्यूटेंट्स का एक बार अगर आप बना लोगे तो आपको लाइफ में दिक्कत नहीं होगी अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है ना। तो 12 पॉल्यूटेंट्स हैं, एक कंसेप्ट नोट बना करके आइदर PPT, आइदर वर्ड डॉक्यूमेंट, और ये वर्ड डॉक्यूमेंट में ही देना मुझे। तो मैं उसको भी आपका कंट्रीब्यूशन एज अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर, मैं उसको वेबसाइट में अपडेट कर दूंगा और बाकी लोगों को लिए भी वो पहुंचा दूंगा। तो आप टेलीग्राम में भेज सकते हैं मुझे, या फिर आप वेबसाइट में भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं theexamsmadesimple@gmail.com पे। तो आपके लिए मैंने क्वेश्चन बता दिया है। सारे जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उसका एक कंसेप्ट नोट बना करके मेरे को दो, और उस कंसेप्ट नोट में जितने भी ये 12 पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं और ये किस तरीके से होता है, ये आप मुझे बताइएगा। सो दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे एक न्यूज़ है, द प्रिंसिपल हु वॉन्ट फ्रीडम फॉर इंडियन हॉस्टेजेस। देखो सिंपल सा, बस इसमें बहुत ज़्यादा इसको बड़ा करके अपन नहीं पढ़ेंगे, आप इसको सिर्फ और सिर्फ 1-2 फैक्ट्स के रूप में याद रखिएगा। ये इंडियन स्कूल है बेंगाजी में, ठीक है, इंडियन स्कूल इन बेंगाजी इज देयर, और उनकी जो प्रिंसिपल है तबस्सुम मंसूर। द प्रिंसिपल इज तबस्सुम मंसूर। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये नाम याद रखना है तबस्सुम मंसूर का, ठीक है ना। तो यही फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। और जो बेंगाजी है वो आपकी लीबिया में ही सिटी है, ठीक है ना, लीबिया में ही एक सिटी है नॉर्मल बेंगाजी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बेंगाजी इज़ इन लीबिया। दूसरा जो वहाँ पे स्कूल था, इंडियन स्कूल था बेंगाजी में, उसकी प्रिंसिपल थी तबस्सुम मंसूर। उन्होंने निगोशिएशंस किए थे विद द मिलिटेंट्स इन लीबिया। जो कुछ हॉस्टेजेस थे उनको मिलिटेंट्स ने हॉस्टेज बना करके रखा था, तो लीबिया में इनके साथ इन्होंने निगोशिएशंस किए। तबस्सुम मंसूर ने अकेले निगोशिएशंस किए, ठीक है ना। सो दैट इज़ द थिंग कि इन्होंने इनको बच्चों को, मतलब जो भी हॉस्टेजेस थे उनको छुड़ाया, ठीक है ना।
कोई ऐसा रेसिडेंट एम्बेसडर नहीं था वहाँ पे, इसलिए सारा जो निगोशिएशन हुआ सिर्फ तबस्सुम मंसूर द्वारा ही किया गया। तो इनका नाम इसलिए ज़रूर याद रखना, दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। तबस्सुम मंसूर, निगोशिएशंस विद द मिलिटेंट्स इन लीबिया, एंड आई विश कि इनको कुछ अवार्ड ज़रूर दिया जाए, क्योंकि जैसे जिस तरीके से मलाला को दिया गया वैसे मलाला वॉज एन एक्सीडेंटल, आई थिंक दैट वॉज मोर ऑफ एन एक्सीडेंटल टाइप ऑफ अवार्ड, बट दिस इज़ वेरी वेरी जेन्युइन एंड इनको ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि शी वॉज इन डायरेक्ट बातों से आप किसी ऐसे व्यक्ति को जो मिलिटेंट है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, जो टेररिस्ट मेंटालिटी का है, उसको मोल्ड करना, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई हैव सीन दीज थिंग्स एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देयर एटीट्यूड इन दिस वे। ठीक है ना, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज़ एनालिसिस में न्यूज़ आइटम्स है। तो लेट्स सी आगे क्या है। देखो, विश्व मानक दिवस, ठीक है, विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को, इतना ज़्यादा हिंदी क्यों लिखा है इन्होंने विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को होता है, तो इसको याद रखें। मानकों द्वारा पृथ्वी की सुरक्षा एंड इंडियन ब्यूरो ऑफ जो है मानक ब्यूरो स्टैंडर्ड्स का, इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS जिसको बोलते हैं, उन्होंने इसको किया है इंडियन स्टैंडर्ड्स डे को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दिस इज़ अ न्यूज़ विच यू कैन रिमेंबर इट, इसको नोट्स में डाल दीजिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है। सो यू कैन ऑल्सो मूव विद मी। एडिटोरियल में हम देखते हैं, जो हम देखेंगे एडिटोरियल में, उसमें हम एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे आपका फर्मेंट इन द हार्टलैंड, नहीं ये नहीं डिस्कस करेंगे, सॉरी, हम डिस्कस करेंगे कंसर्टेड अटैक ऑन RTI। दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। दूसरा है क्वाड्रिलेटरल होम ट्रुथ्स, तो ये दो आर्टिकल हैं जिसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये आर्टिकल है फर्मेंट इन द हार्टलैंड, ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, दिस विल बी ऑफ नो यूज़ फॉर अस। दूसरा, पैंडमिक के बारे में इतना ज़्यादा हमने देख लिया है कि हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा अरब वर्ल्ड वाला इशू भी हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट नीडेड राइट नाउ, क्योंकि अगर आप मेंस का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें अरब और इन सब का क्वेश्चन ऐसे नहीं आता डायरेक्टली, इस तरह से इशूज़ नहीं पूछता है कि पैलेस्टीन और इजराइल का कन्फ्लिक्ट क्या है, वो डायरेक्टली अगर इंडिया को कोई रेफरेंस है तो ज़रूर पूछता है। तो ये दो आर्टिकल हैं जो हमारे लिए फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले पहला जो एडिटोरियल था वो RTI और क्वाड्रिलेटरल दो हैं, तो क्वाड्रिलेटरल होम ट्रुथ वाला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्वाड ग्रुप को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको 3-4 चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी पड़ेगी। देयर आर 3-4 लेसन्स विच नीड टू बी ड्रॉन एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज 3-4 लेसन्स। द फर्स्ट इज दैट देयर इज नो सच थिंग एज इंडो पैसिफिक सिस्टम। अभी तक कोई ऐसा इंडो पैसिफिक सिस्टम जैसी कोई चीज़ नहीं बनाई गई थी। देखो, क्वाड ग्रुप का बेसिकली एम ये है, जैसे जापान और इंडिया का ही इनिशिएटिव था कि इंडो पैसिफिक सिस्टम को एक यूनिटी के साथ रखा जाए ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके, सारी चीज़ें थी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन इसके पहले भी तक कोई ऐसा इंडो पैसिफिक सिस्टम नहीं था, तो ऑथर ने वही कहा है कि ये क्वाड ग्रुप को भी समझना चाहिए कि इसके पहले इसका अर्लियर कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, ठीक है ना। अभी तक क्या चलता था कि इंडिया ये इस रीजन में दो एशियन सिस्टम चलते थे, एक तो इंडियन ओशियन सिस्टम जो इधर इंडियन ओशन वाला सिस्टम है, दूसरा ईस्ट एशियन सिस्टम है जहाँ पे आपका फिर चाइना और जापान ईस्ट एशिया का पार्ट होता है ना। अगर आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर रखना अपने दिमाग में कि ईस्ट एशिया का पार्ट कौन है, इंडो पैसिफिक में टोटल कौन कौन से हैं, साउथ ईस्ट एशिया में क्या है, साउथ एशिया में क्या है। जैसे साउथ एशिया में ये 8 कंट्री जो सार्क वाली कंट्रीज हैं वो आती हैं आपकी। साउथ ईस्ट एशिया में आपका जो इंडोनेशिया, फिलीपींस और ये सारी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, आसियान वाले नेशंस ये आते हैं। इसके बाद ईस्ट एशिया में आपका ये जो आपका जापान, चाइना, कोरिया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं आपकी, ये ईस्ट एशिया का पार्ट है। सेंट्रल एशिया में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्रीज आती हैं, ठीक है ना। फिर मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन है, मिडिल ईस्ट जो सऊदी अरेबिया और इधर वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा, पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको थोड़ा ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि सीरिया, लिबिया, ये सीरिया किधर है, लिबिया तो चलो अलग ही हो गया। तो लेकिन ये पूरा जो एशियन क्लासिफिकेशन है, जो भी आपको इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए।
दूसरा जो पॉइंट ऑथर ने कहा है वो ये कहा है कि ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसके पहले अभी तक कोई प्रायर इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है फॉर एंड्योरिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी। ओके, तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों पे काम करना है। अगर आप हिस्ट्री से लर्न करेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें नहीं हुई थी, तो वो अब आप इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, तो यू शुड मेंटेन अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, आप आंसर राइटिंग में यही करेंगे। दूसरा, जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में कोई स्टैब्लिश्ड पीस या प्रॉस्पेरिटी या स्टेबिलिटी का कंसेप्ट अभी तक नहीं आया था, है ना। अभी तक आइदर चाइना डोमिनेटेड था और जिसको इंडिया और जापान काउंटर नहीं कर पा रहे थे, ऐसा सिस्टम था। लेकिन अब जो आपने क्वाड ग्रुपिंग बनाई है, सो थिंक ऑफ अ प्रॉपर सिस्टम फॉर एंड्योरिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तीसरा चीज जो ऑथर ने कहा है वो ये कहा है कि जो सी लाइंस है कम्युनिकेशन के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल इंडिया के लिए बल्कि चाइनीज के लिए भी है, चाइनीज शिपिंग्स और ये सारी चीज़ें भी होती है। तो ऑथर ने ये जरूर कहा है कि ये जो यहाँ पे जो ये फॉल्ट लाइंस है, मैरीन सी लाइंस है, इनका यूज़ आप इंडिया के टर्म्स में करें, ना कि क्वाड के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि बाकी जो नेशंस हैं जैसे कि जापान है या यूएसए है या ऑस्ट्रेलिया है, वो इतना ज़्यादा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है जितना कि इंडिया है। देयरफॉर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस जो ये लेवरेज है इस सी लाइंस का या मैरीटाइम का, ये इंडिया को दिया जाए, ठीक है ना। फाइनली द क्वाड हैज़ अ वैल्यूएबल रोल टू प्ले एज अ चेक ऑन चाइनाज इंडियन ओशियन एम्बिशन। तो क्वाड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो चाइना के जो एम्बिशंस हैं इंडियन ओशन रीजन में उसको काउंटर करे। देयरफॉर इंडिया मस्ट डेवलप इनग्रेन्ड हैबिट ऑफ इंटरऑपरेबल कोऑपरेशन विद द क्वाड पार्टनर्स। तो इंडिया को भी ये हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए कि वो जो क्वाड पार्टनर्स हैं उसके साथ मिल करके कोऑपरेट करें, नेवल एक्सरसाइजेस करें, ये सारी चीज़ें करें, ताकि ये एक चेक की तरह काम करेगा ओवर द चाइनीज़ इंक्रीजिंग पावर। दूसरा जो आर्टिकल मैंने आपको बताया था, कंसल्टेड अटैक ऑन आरटीआई। सबसे पहली चीज़ तो आरटीआई एक्ट जो था वो 2005 में आया था, 2020 में कुल मिलाकर के उसको कितने साल हो गए? उसको 15 साल हो गए। तो ऑथर ने वही कहा है कि 15 साल का आरटीआई हो गया है। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत इंपॉर्टेंट है आरटीआई। क्यों? क्योंकि एक तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो फंडामेंटल राइट है विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इट फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटी करता है दैट every citizen has the right to free speech and expression, and free speech and expression तभी पॉसिबल है जब उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पब्लिक अथॉरिटीज से। तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है एज पर विच फ्लोज फ्रॉम आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों ने किया है, दो देयर आर सम इंस्टेंसेस ऑफ मिसयूजेस ऑल्सो। ये भी बिल्कुल सही बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ भी किया गया है, काफ़ी लोग इसको अपने पर्सनल प्रॉफिट मोटिव के लिए यूज़ करते हैं। सो दैट दीज आर डिफरेंट केसेस, लेकिन यूज़फुल बहुत रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत यूज़फुल रहा है, एंड गवर्नमेंट को अकाउंटेबल साबित करने में, अकाउंटेबल ठहराने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है। अकाउंटेबिलिटी, यू शुड नो दैट इट इज़ वन ऑफ द वर्च्यूज, इट इज़ वन ऑफ द एथिकल प्रिंसिपल्स, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी। सो गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी का। सो बेसिकली आरटीआई हैज बीन वेरी यूजफुल इन मेकिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अब ये ऑथर ने कहा है कि अभी क्या हुआ है कि जो करप्शन है, एब्यूज ऑफ पावर था, उसको भी रोकने में काफ़ी ज़्यादा योगदान आपके राइट टू इन्फॉर्मेशन ने दिया। सो अब ऑथर का कहना है कि हाउ गवर्नमेंट ट्राइज टू अटैक आरटीआई, किस तरीके से गवर्नमेंट ने आरटीआई पर अटैक किया। तो सबसे पहले 2019 में उन्होंने अमेंडमेंट किए जिसमें उन्होंने इनके जो हेड्स थे, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स थे या इनके थे चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने उनकी पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की। जैसे कि उनका जो फिक्स्ड टेन्योर था, उसको टेन्योर को उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मन के ऊपर कर दिया। उनकी जो सैलरीज थी या जो एमोल्यूमेंट्स थे वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के मन के ऊपर कर दिया। तो दीज आर सम थिंग्स विच वर ट्वीक्ड, और ये जो है ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की या इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की इंडिपेंडेंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रहार था, कुठाराघात था, है ना। सो दिस वाज द थिंग। सो दीज वर द थिंग्स विच आर हैपनिंग नाउ। और अभी भी बहुत सारे जो आपके सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं, वहाँ पे जो हेड है वो वर्क ही नहीं कर रहा है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। ही इज़ नॉट इवन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट ही नहीं किया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इतने सारे एक्सेप्शंस जो आरटीआई के साथ मिसयूज सबसे ज़्यादा होता है वो एक्सेप्शंस है कि भैया ये चीज़ आप
आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है पीएम केयर्स का। पीएम केयर्स के ऊपर आपको बोला कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जा सकती। तो क्यों नहीं दी जा सकती? क्या वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है? तो ये कुछ मिसयूजेस है। पहला मिसयूज मैंने आपको बताया क्या कि आरटीआई में जो अमेंडमेंट हुए थे वो। दूसरा मैंने बताया कि हेड्स आर नॉट बीइंग अपॉइंटेड, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं या स्टेट्स में होगा या सेंट्रल में होगा उनको अपॉइंट ही नहीं किया गया। तीसरा है जो एक्सेप्शंस डाल दिए जाते हैं आरटीआई में बार बार। कौन से सेक्शन में डाले जाते हैं आप मुझे बताइएगा, एक्सेप्शंस कौन से सेक्शन में डाले जाते हैं? तो एक्सेप्शंस डाल करके बोल दिया जाता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जा सकती एज पर आर्टिकल, जैसे कि भी लेटेस्टली आपको पीएम केयर्स का एग्जांपल देखने को मिलेगा। द फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन हैज बीन सीवियरली इंपीडेड बाय द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स इन अ टाइमली मैनर। गवर्नमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स को टाइमली मैनर में अपॉइंट ही नहीं कर रही है, तो कहां से काम करेगा? पूरी संस्था कैसे काम करेगा अगर वैकेंसीज रहेंगी? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप सारी वैकेंसीज को भरिए, तो भी अभी भी 11 में से 6 पोस्ट जो है वो करंटली वैकेंट है सीआईसी की। 11 में से 6 पोस्ट, और पिछले 6 सालों में ये 5वीं बार होगा जब सीआईसी हेडलेस रहेगा, मतलब उसका हेड अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। और जैसे कि त्रिपुरा झारखंड का तो इन्फॉर्मेशन कमीशन पूरा डिफंक्ट है विद नो कमिश्नर्स। त्रिपुरा झारखंड ऐसे स्टेट है जहाँ पे बिल्कुल डिफंक्ट चल रहा है। तो ऑथर ने वही कहा कि वे फॉरवर्ड यही हो सकती है कि अब जो टाइम आया है 15 सालों के बाद का, वो टाइम ये है कि अगर आप आरटीआई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, तो वो अटैक ऑन डेमोक्रेसी है, और इसलिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्लस आपको एम्पावर करना है सिटीजन्स को, ताकि वो उनका जो स्ट्रगल है ये चलता रहे और उनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो दीज वर द थिंग्स इन द एडिटोरियल सेक्शन विच आई ट्राई टू हाईलाइट। अब एडिटोरियल हो गया, कुछ और न्यूज़ आइटम्स में देखते हैं, आगे मूव करते हैं। तो ये मैंने एडिटोरियल दोनों आपको बता दिए, सो आप भी मेरे साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऐसी न्यूज़ तो नहीं दिख रही खास, है ना। पाक लाइकली टू रिमेन ऑन द FATF ग्रे लिस्ट। तो कल मैंने आपको पूरा बताया था FATF के बारे में। FATF याद रखिएगा कि 1989 में बना था। किसके इनिशिएटिव बना था? तो G7 के इनिशिएटिव बना था। G7 जो कंट्रीज हैं उनकी इनिशिएटिव बना था। जब ये स्टार्टिंग बना था तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बनाया गया था, केवल मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए बनाया गया था। और अभी 2001 में इसके अंतर्गत एक और चीज़ इंक्लूड की गई थी, वो थी कि इसको अब टेरर फाइनेंसिंग को भी स्टॉप करना है। इट हैज़ टू स्टॉप द टेरर फाइनेंसिंग एज वेल। तो टेरर फाइनेंसिंग को भी रोकने का जो काम है वो 2001 में इसके अंदर डाल दिया गया। इसकी 2 लिस्ट हैं, एक तो आपकी ग्रे लिस्ट है, दूसरी आपकी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। ग्रे लिस्ट में सैंक्शंस हैं, अगर आपका प्रॉपर कोऑपरेशन नहीं है, अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया है, मतलब कि टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का काम या मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने का काम, तो फिर आपको उसके बाद ग्रे लिस्ट और फिर बाकी फाइनली ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो वही वाली बात यहाँ पे बताई गई इन दिस आर्टिकल, याद रखिएगा। तो अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज़ आइटम्स हैं। तो यहाँ पे देखो न्यूज़ लिखी, इविन नेटवर्क टू हैंडल कोविड-19 वैक्सीन सप्लाई। कोविड-19 की जो वैक्सीन सप्लाई वो इविन नेटवर्क हैंडल करेगा। तो व्हाट इज दिस इविन नेटवर्क? क्या है ये इविन नेटवर्क, है ना। इवन बेसिकली होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बोलते हैं। एक इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में ही इंडिजिनसली डेवलप्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, इवन इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिया की डेवलप्ड है, एंड इट डिजिटाइजेस द वैक्सीन स्टॉक्स। क्या करता है ये? डिजिटाइज करता है वैक्सीन स्टॉक्स एंड मॉनिटर्स द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड चेन थ्रू अ स्मार्टफोन एप्लीकेशन। जो वैक्सीन्स रखी गई हैं उनका कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी में है, इसको डिजिटाइज करता है, प्लस मॉनिटर करता है कि किस टेम्परेचर पे, कोल्ड स्टोरेज का टेम्परेचर कितना है जहाँ पर कि वो वैक्सीन्स रखी गई हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि मेडिसिन जो होती है अमूमन कोल्ड प्लेसेस में रखने के लिए कहा जाता है, इसलिए आपके पैकेट्स में भी लिखा रहता है कि कोल्ड स्टोरेज में रखिए, है ना, ठंडी जगहों पे रखिए। तो उसी चीज़ को बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि इविन नेटवर्क यही चीज़ें डिजिटाइज करके उनको मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटर करता है। द इनोवेशन इवन इज प्रेजेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस 12 स्टेट्स इन इंडिया। 12 स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे जिनके अक्रॉस इसको किया जा रहा था। एंड इट एम्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, उसको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। ये कोल्ड स्टोरेज इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वैक्सीन का फ्लो प्रॉपर बना रहे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में देखी जाती है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। एंड द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो था वो इंप्लीमेंट किया गया था बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP ने इसका जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन था वो UNDP से हमने लिया था, ठीक है ना।
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूएनडीपी, मतलब कि यूएनडीपी ने भी इसका जो इनोवेशन है जो हमने किया है ये उसको इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लेना। आई एम सॉरी आई सेड दैट कि वी टुक इट फ्रॉम देयर बट इट वाज होली इंडिजिनस, लेकिन यूएनडीपी तक ने ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इवन का जो मेन एम है इट इज़ टू स्ट्रेंथन द एविडेंस बेस फॉर इम्प्रूव्ड पॉलिसी मेकिंग। अब देखो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी ये एक टाइप ऑफ पॉलिसी मेकिंग का तरीका होता है। जैसे आप कोई पॉलिसी बना रहे हो तो एक तो है कि आपने कुछ इनोवेशन कर दिया, आपने कोई पॉलिसी बनाई, कुछ चीज़ों कुछ लोगों का दिमाग लगाया, आपने वो पॉलिसी बना ली। कुछ होती है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, मतलब आपके पास कुछ इंस्टेंसेस हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको आपने देखा, स्टडी किया, उसके बाद आपने ये चीज़ बनाई, ठीक है ना। तो इट इज़ एन एविडेंस बेस्ड, एक स्ट्रेंथन करता है इवन नेटवर्क के थ्रू। इवन नेटवर्क है अगर आपके पास तो आप प्रॉपर्ली एविडेंसेस देख सकते हो और अपनी पॉलिसी को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो इट वाज अनदर एम फॉर दिस इवन नेटवर्क, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और कुछ जो टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस है, ह्यूमन रिसोर्स है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है इवन, एक तरीके से कहना चाहिए। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, गवर्नेंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ह्यूमन रिसोर्सेज, तीनों को कॉम्बाइन कर दो तब आपका ये इवन नेटवर्क बनता है। अगली जो न्यूज़ है वो है इंटेल इंडिया सेट्स अप सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंटेल इंडिया जो है उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर बनाया है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं याद रखिएगा। इंटेल इंडिया हो गया, IIIT हैदराबाद हो गया, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया हो गया और तेलंगाना गवर्नमेंट हो गई। इंटेल इंडिया पार्टनर्ड विद IIIT हैदराबाद, देन इट पार्टनर्ड विद पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI एंड देन तेलंगाना गवर्नमेंट। इन्होंने एक रिसर्च सेंटर अनवील किया है विच विल बी फोकसिंग ऑन लेवरेजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ करेगा टू सॉल्व इंडियाज़ पॉपुलेशन स्केल चैलेंजेस। जो पॉपुलेशन स्केल चैलेंजेस इंडिया में उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हेल्थ केयर सेक्टर को देखेगा, स्मार्ट मोबिलिटी को देखेगा, इन सारी चीज़ों के सोल्यूशंस निकालने की कोशिश करेगा। इसका नाम है INAI। द नेम ऑफ द सेंटर इज INAI इसका नाम है। ये सेटअप किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भी एक दो न्यूज़ आइटम्स है, मैं आपको बता देता हूँ। एक न्यूज़ ये थी कि जो कृष्णा रिवर का पानी है इट हैज़ बिन डाइवर्टेड टू चेम्बरम बक्कम। तो चेम्बरम बक्कम क्या है? चेम्बरम बक्कम इज़ बेसिकली अ लेक विच इज़ लोकेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु। चेम्बरम बक्कम इज़ द लेक विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। और ये आपको याद रखना है कि जो अडयार रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम हेयर। चेन्नई सिटी के वाटर की रिक्वायरमेंट चेम्बरम बक्कम लेक से फुलफिल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और लेक है वहाँ पे, पूझल लेक इज़ ऑल्सो देयर, याद रखिएगा, है ना। तो कृष्णा रिवर का पानी ट्रांसमिट किया जा रहा है। तो कृष्णा रिवर के बारे में बता दूं, कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वो एक्सटेंड होता है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। एंड 8% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री यहाँ पे इस बेसिन को कवर करता है कृष्णा रिवर। एंड इसका ओरिजिन जो है वो वेस्टर्न घाट्स में है, नियर जोर विलेज ऑफ सतारा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, जो कि महाबलेश्वर के नॉर्थ में है। महाबलेश्वर के नॉर्थ में एक वेस्टर्न घाट्स में ही जोर विलेज है, सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। कौन कौन सी? घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप बोल सकते हैं। और लेफ्ट बैंक में है भीमा, मूसी एंड मुन्नेरू। तो भीमा, मूसी, मुन्नेरू जो है वो लेफ्ट बैंक है। राइट बैंक में घटप्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा है। मैंने कावेरी के साथ हमेशा कृष्णा रिवर का नाम, कृष्णा के साथ हमेशा कावेरी का नाम लिया, तो मैं आपको कावेरी भी बता देता हूँ। कावेरी का जो बेसिन एक्सटेंड होता है वो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी में होता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी में, ठीक है ना। एंड 2.7% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। और इसका जो ओरिजिन है वो ब्रह्मगिरी रेंजेस में है, नियर द चिरांगला विलेज, कोडागू डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका। वहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंजेस है, वहाँ से ये ओरिजिन होती है। ट्रिब्यूटरीज अगर बात करो तो लेफ्ट बैंक में हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती है। हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती। और राइट बैंक में है लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। दीज आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। लेफ्ट बैंक में हरंगी, हेमावती, शिमशा, अर्कावती। राइट बैंक में लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल एंड अमरावती। एक और न्यूज़ थी आज हिमायत सागर के नाम से आई थी। हिमायत सागर क्या है? हिमायत सागर इज़ एन आर्टिफिशियल लेक जो कि हैदराबाद, तेलंगाना में लोकेटेड है, याद रखिएगा। एंड वहाँ पर पैरेलली एक और लेक चलती है जिसका नाम है ओस्मान सागर लेक। तो ओस्मान सागर लेक इज़ देयर एंड हिमायत सागर इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल लेक विच इज लोकेटेड इन द हैदराबाद, तेलंगाना. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like, share and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.